हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताने वाला हूँ। ठीक है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 या 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं इस वीडियो में सिर्फ मोस्ट आईएमपी लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा। यह क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है, मैंने देखा है कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया आप बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन सन 2022 में भी पूछे जाने की 100% गारंटी है, जरूर ही पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो भी 90% प्लस का है। हम आपको ज्यादा से ज्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को करा रहे हैं और आप लोग भी इनको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, तभी आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है कि वृक्क की दो प्रमुख, ठीक है, यह क्वेश्चन सन 2020 में, 21 में, 19 में कई बार पूछा गया है। वृक्क के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 2-2 नंबर का पूछा जाता है। हमें 2 कार्यों का उल्लेख करना होता है, 4 नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो वृक्क के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आपको कैसे लिखना है? आपको पता है कि वृक्क के 2 प्रमुख कार्य क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो वृक्क के पहले लिखना है आपको, वृक्क के 2 प्रमुख कार्य क्या है? निम्नलिखित है। ठीक है, 2 प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला जो उसका कार्य होता है, ये हानिकारक पदार्थों को रक्त से पृथक करके उत्सर्जित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, ये हानिकारक पदार्थों को रक्त से पृथक करके उत्सर्जित करने में सहायक होते हैं। ये पहला कार्य है। दूसरा इसका कार्य है कि ये रक्त दाब को नियंत्रित करने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। ये रक्त दाब को भी नियंत्रित करने में सहायक होते हैं और हानिकारक पदार्थों को रक्त से पृथक करके उत्सर्जित करने में भी सहायक होते हैं। तो यही 2 इनके कार्य हैं, बहुत ही सिंपल है, आप याद भी रख सकते हैं। दूसरा भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रुधिर तथा लसिका में भिन्नता बताइए। ठीक है, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि रुधिर तथा लसिका में भिन्नता बताइए, अर्थात अंतर बताइए। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं जिस तरह इस कॉलम बनाकर लिखा हूं, आपको इस तरह बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, आपको पहले रुधिर हेडिंग डालना है और उसके 4 पॉइंट लिखने हैं, फिर आपको लसिका हेडिंग डालना है, तब उसके 4 पॉइंट लिखने हैं। इस तरह आपको बॉक्स नहीं बनाना है। तो रुधिर तथा लसिका में अंतर या भिन्नता, तो पहले आपको रुधिर हेडिंग डालना है, फिर उसमें पहला पॉइंट लिखना है कि रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। सभी लोग जानते हैं रुधिर का जो रंग होता है वह लाल होता है। लसिका का पहला पॉइंट है कि लसिका का जो रंग होता है वह श्वेत होता है। कैसा कैसा होता है फ्रेंड्स? श्वेत होता है। ठीक है, रुधिर का रंग लाल होता है और लसिका का रंग श्वेत होता है। दूसरा पॉइंट है कि रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। रुधिर में लाल रुधिर के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, और लसिका में क्या है कि लसिका में लाल रुधिर अणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लसिका में लाल रुधिर अणु नहीं पाए जाते हैं। तो यही इसमें अंतर है कि इसमें रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं परंतु लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया, इन दोनों में अंतर। तीसरा है 4 पॉइंट आता है। ठीक है, कितने आते हैं? 4 पॉइंट आता है, 4 नंबर का। तीसरा पॉइंट है कि ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? रुधिर में। ठीक है, रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ जो होता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु उत्सर्जी, इसमें लसिका में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है और इसमें उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं परंतु लसिका में उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यह तीसरा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है कि जो रुधिर है, रुधिर में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। ठीक है, रुधिर में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है परंतु इसमें जो लसिका है, लसिका में अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। रुधिर में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है परंतु लसिका में अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। देखिए, अंतर का मतलब होता है विपरीत, जो यह होगा यह नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें वो चीज है
तो इसमें वो चीज नहीं है। इसमें जो रहेगा उसका विपरीत इसमें रहेगा, तो इसी को अंतर कहा जाता है। तो 4 पॉइंट मैंने इसमें बता दिया और 4 पॉइंट इसमें। मैंने बहुत छोटा छोटा पॉइंट बताया है, आपको इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है कि परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण तथा पर परागण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण तथा पर परागण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, यह बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा गया था। तो पहले परागण का आपको डिफिनेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक पुष्प की परागकण, ठीक है, एक पुष्प के परागकण जब उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जब एक पुष्प के परागकण जब उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का फ्रेंड्स? 2 प्रकार से होता है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। और इसमें हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि स्वपरागण तथा पर परागण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उदाहरण सहित हम अंतर भी स्पष्ट कर देते हैं। तो पहले हम स्वपरागण देख लेते हैं। ठीक है, स्वपरागण, स्वपरागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण, ठीक है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। इसका कहने का मतलब यही है, किसी पुष्प का जो परागकण है, वह जो परागकण होगा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनमें जो क्रिया होती है उसे स्वपरागण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया स्वपरागण क्या होता है और यह किसमें होता है स्वपरागण? तो यह होता है मूंगफली में और किसमें? गुल मेहंदी में। ठीक है, गुल मेहंदी, मूंगफली में होता है, गुल मेहंदी में होता है, आदि मतलब और भी कई पुष्पों में होता है। यही स्वपरागण होता है। अगला हेडिंग है पर परागण। ठीक है, पर परागण, इसमें क्या होता है? तो देखिए पर परागण में क्या होता है? जब किसी पुष्प से परागकण किसी दूसरे उसी जाति के पुष्प पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं जिनकी जीन संरचना भिन्न होती है तो इसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, जब किसी पुष्प से परागकण जो होते हैं किसी दूसरे उसी जाति के पुष्प पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं जिनकी जीन संरचना भिन्न होती है तो इसे पर परागण कहते हैं। पर परागण का मतलब है कि किसी पुष्प के जो परागकण होते हैं वह किसी अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं। ठीक है, किसी अन्य जाति के पुष्प पर, अर्थात उस जो पौधा है वो अलग पौधे पर, अब जो जाति का पुष्प होगा उस पर भी पहुंच सकता है, उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, स्वपरागण में होता था कि उसी पुष्प में किसी फूल पर जाना है, पर परागण में यह होता है कि वह फूल चाहे अलग पौधे में है तो वह उस पर भी हो सकता है। तो यही पर परागण होता है। जैसे में सालविया हो गया, ठीक है, क्या? सालविया हो गया और अंजीर हो गया आदि। ठीक है, सालविया हो गया और अंजीर। ठीक है, तो यही तीसरा प्रश्न था। जैसे जैसे मैं लिखा हूं आप लोग उसी प्रकार से लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मानव में वृषण, ठीक है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? ठीक है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा उत्तर कि वृषण की अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन्स, ठीक है, एंड्रोजन्स क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। यह लैंगिक परिपक्वता, जनदों के विकास आदि के विकास में सहायक है। ठीक है, आदि के विकास में सहायक है। पुरुषों की भारी आवाज, ठीक है, यही कार्य है कि पुरुषों की भारी आवाज, अधिक मजबूत हड्डियां,
पेशियां तथा शरीर आकृति, दाढ़ी मूछ का उत्पन्न होना आदि लक्षण तथा मैथुन इच्छा इसी हार्मोन का प्रभाव है। ठीक है, तो इसके कारण यही होता है कि जो पुरुषों की भारी आवाज हो जाती है, अधिक मजबूत हड्डियां होने लगती है, पेशियां तथा शरीर की आकृति चेंज होने लगती है, दाढ़ी मूछ निकल आते हैं और आदि लक्षण तथा मैथुन इच्छा भी जो होता है इसी हार्मोन का प्रभाव होता है। ठीक है, तो यही होता है मानव में वृषण के कार्य। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा जब तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं। ठीक है, जब तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता अप्रभावी लक्षण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जो लक्षण साफ साफ दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे कौन सा लक्षण कहा जाता है, अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो यही होता है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से तात्पर्य, मतलब यही तात्पर्य होता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आप लोगों को 5 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है, तो इन आप प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं, इसलिए आपको याद करना ही होगा। नहीं याद करेंगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा। याद करेंगे तो आपके ही नंबर बढ़ेंगे, तो आप जरूर याद कीजिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियो रेगुलर बनाता हूं आप सबके लिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ला रहा हूं, अच्छे से अच्छा प्रश्न ला रहा हूं। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर अगले दिन वीडियो जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।